गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 15 फरवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज़ की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्फ्लेशन के बारे में, क्योंकि इंडिया में जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है, जिसे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, यह अपनी सेफ लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। वो सेफ लिमिट क्या होती है, उस सेफ लिमिट को कौन डिसाइड करता है, कौन उसको मेज़र करता है, इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इकोनॉमिक आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 से कवर होता है। और ये आपको सबको पता है कि जीएस पेपर 3 से जब भी कोई टॉपिक आता है तो उसको मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में रखता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी आपका थोड़ा सा वीक पोर्शन रहता है। फिर देखिए हम लोग करेंगे न्यू सैटेलाइट लॉन्च। तो भैया ये हमारे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का 2022 का सबसे पहला लॉन्च है, जहां पे इसने 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा ये पूरा मामला क्या है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, हालांकि अगर आप इसको डिटेल में करना चाहो ना तो इसके लिए मेरे ख्याल से 1 घंटा भी कम पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ईरान न्यूक्लियर डील क्या है, कौन कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें यूएसए का क्या स्टैंड है, और मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा कि इंडिया को जो है यहाँ पे किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है इस डील की वजह से। सॉरी, तो ये थोड़ा हम देखेंगे। फिर देखेंगे आज के एक्सप्लेनर सेक्शन में, क्योंकि आपको सभी को पता है कि दोबारा से इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फिशरमैन को लेकर इशू होता है ना, वो एकदम बहुत गरमाया हुआ है। क्यों गरमाया हुआ है? क्योंकि थोड़े समय पहले 5 तमिल फिशरमैन की डेथ हो गई थी, क्लैश हो गए थे, और अभी कुछ दिन पहले 2 श्रीलंकन फिशरमैन की भी डेथ हो गई है फॉर बिकॉज ऑफ दोज क्लैशेस। तो इसी वजह से थोड़ा गर्म गया है मामला पूरा। तो इसको थोड़ा सा जानेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते क्यों हैं, सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी पुरानी प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग जानेंगे। तो इस आर्टिकल को थोड़ा देखें, एक्सप्लेनर सेक्शन से इसको हम लोग आज कवर करेंगे। फिर रहेगा शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। देखिए अभी थोड़े समय पहले भी सरकार ने रूल्स को चेंज किया था ना, तब भी हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा था। तो ये आपके लिए बेसिकली रिपीटेड टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसका कंटेंट बिल्कुल नया है। उस वाले आर्टिकल में आपको ये बताया गया था, जब उसको एनालिसिस हम लोगों ने किया था, कि वो रूल्स एक्चुअली हैं क्या, है ना, और क्या चेंजेस हुए हैं, ये हमने बात किया था। लेकिन आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से आईएएस ऑफिसर्स की जो है शॉर्टेज हो गई है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या रूल्स के अंदर चेंज करना ही एक प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, या फिर हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी हैं, इसके बारे में हम आज के आर्टिकल में इसमें बात करेंगे। उसके अलावा इकोनॉमी सेक्शन से ही, इन्फ्लेशन वाले सेक्शन से आज आपके लिए कुछ एमसीक्यूज भी लेके आया हूँ, इसको भी थोड़ा देखेंगे, और कुछ एडिशनल आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए आज की करते हैं शुरुआत। आज कुछ खास नहीं है, ऐसा कोई बड़ा इवेंट नहीं था या कोई ऐसी बड़ी पर्सनालिटी का बर्थडे वगैरह नहीं था। हाँ, अगर आपको पता होना चाहिए, तो अगर आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो तो आज जो है मिर्ज़ा गालिब की जो है आज के दिन जो है डेथ हुई थी। मिर्ज़ा गालिब, है ना, आप सभी को पता है मिर्ज़ा गालिब के बारे में। तो कोई मिर्ज़ा गालिब का अच्छा सा शेर ना यार सुना दीजिए आज कमेंट सेक्शन में ना, अगर आपको शेर व शायरी का शौक़ है तो मिर्ज़ा गालिब की कोई बढ़िया सी शायरी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और वो कॉपी पेस्ट वाली मत लिखना, है ना। बहुत लोग ना ऐसे घटिया सी शायरी को ना मिर्ज़ा गालिब के नाम से चिपका के बेच देते हैं, वो सब नहीं करना है, ओरिजिनल एकदम मिर्ज़ा गालिब की। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ पे जो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड के हैं, शेर व शायरी का शौक़ रखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पहला आर्टिकल पे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल देखिए क्या कहता है, इन्फ्लेशन एजिज पास्ट 6% इन जनवरी। देखिए एजिज पास्ट का मतलब क्या है, एजिज पास्ट का मतलब होता है कि जस्ट क्रॉस किया है, जस्ट क्रॉस किया है, मतलब अगर 6% की लिमिट है तो इसके आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि वो 8% हो गया, 10% हो गया, नो नो, 6% के आसपास है, इसका मतलब होता है एजिस पास्ट। देखिए तो इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जिसे हम लोग सीपीआई भी कह सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जनवरी के महीने में 6.01%। देखिए हुआ ना एजिस पास्ट, 6.01%, जस्ट वेरी नियर टू द 6 ओनली। लेकिन देखिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि 6.02 है, फर्क इस बात का पड़ता है कि इसने सेफ लिमिट को एक्चुअली क्रॉस कर दिया है। सेफ लिमिट कितनी है? 4%। एक्चुअली आरबीआई के द्वारा जो सेफ लिमिट है वो कितनी रहती है? 4%
+-2, मतलब आप 2% से लेके 6% तक की अगर इन्फ्लेशन रेट होती है तो ये मोर और लेस सेफ होती है। मतलब आप यहाँ पे एक बात इसको ध्यान से देख सकते हो कि अगर इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हुई वो भी खतरनाक है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति। और अगर 2% से कम हुई तो वो भी खतरनाक है। बहुत कम इन्फ्लेशन होना, महंगाई होना, बहुत कम महंगाई होना भी नुकसान करता है, और बहुत ज़्यादा महंगाई होना भी नुकसान करता है। दोनों ही चीज़ों का नुकसान है। तो एक हेल्दी रेंज में महंगाई होना भी ज़रूरी है। भैया हेल्दी रेंज में महंगाई होगी तभी तो प्रोडक्शन होगी ना। अगर अगर कोई डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में तो प्रोडक्शन कैसे होगी, और प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। इसीलिए एक हेल्दी लिमिट में जो है इन्फ्लेशन होना भी ज़रूरी है, ताकि जो है कंट्री के अंदर नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती रहे। अब ये जो सबसे ज़्यादा जो महंगाई है इस समय वो है रूरल इंडिया में। तो रूरल इंडिया में जो है ये 6.5 के लगभग जा चुकी है। तो और देखिए, अर्बन एरिया में लोगों की परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज़। तो भैया रूरल एरिया में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोग पहले से ही अच्छी पोजीशन में नहीं थे और उनको जो है ज़्यादा मार पड़ रही है। और अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करो, स्टेट्स की बात करो ना, तो हरियाणा में इस समय इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है 7.2%, जो कि सेफ लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। अब इस आर्टिकल में क्या रीज़न कर बताए हैं, इसमें बताए गए हैं कि सबसे पहला तो ये देखिए, जो एडिबल ऑयल का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जिसमें हम लोग खाना वाना बनाते हैं, एडिबल ऑयल्स। दूसरा, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस जी भी वो ज़्यादा हो गया है। देखिए क्रूड प्राइस का तो डायरेक्टली इन्फ्लेशन से सीधा सीधा से रिलेशन होता है। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पे, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आपको डीजल चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए, है ना, या फिर आपको गैस चाहिए। यही तो चाहिए ना आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो भैया जब डीजल पेट्रोल और गैस ही महंगा हो जाएगा तो आपकी ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। और वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, अल्टीमेटली वो कॉस्ट आपके प्रोडक्ट के अंदर ही तो ऐड होती है ना। प्रोडक्ट के अंदर ऐड होती है, आपके एमएसपी के अंदर ऐड होती है, एमआरपी के अंदर। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस बढ़ा है उसकी वजह से भी यहाँ पे ये रीज़न हुआ है। दूसरी बात, यूक्रेन में जो क्राइसिस इस समय चल रहा है, यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली यहाँ पे इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ा होगा। दूसरी बात, ज़्यादा सरकार ने जो है फुटवियर के ऊपर ज़्यादा जीएसटी लगाई थी, जिसकी वजह से जो है फुटवियर डिपार्टमेंट में वो पूरा इन्फ्लेशन वहाँ पे हो गया। तो ये कुछ इन्होंने कारण बताए हैं। अब इसके अंदर सरकार जो है क्या स्टेप ले सकती है, बेसिकली एक्चुअली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम दो लोगों का होता है, एक होता है आरबीआई का और एक होता है गवर्नमेंट का। तो जो गवर्नमेंट काम करती है बेसिकली वो सप्लाई साइड की तरफ से करती है, और जो आरबीआई काम करती है बेसिकली वो डिमांड साइड की तरफ से करती है। डिमांड साइड का मतलब जैसे जैसे आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, वो सारी चीज़ें। तो उनको कंट्रोल करके आरबीआई मार्केट में डिमांड को कंट्रोल करती है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई साइड में काम करती है। मान लो जो है पल्सीज, अगर दालों की कमी होगी तो उनको इम्पोर्ट कर दिया, है ना, किसी चीज़ की अगर कमी हुई तो उसको इम्पोर्ट कर दिया। वो सरकार जो है सप्लाई साइड से काम कर सकती है, और लॉन्ग टर्म में सरकार जो है उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकती है। अब ये आरबीआई का काम थोड़ी ना प्रोडक्शन बढ़ाना, आरबीआई तो बस ये वाला काम कर सकती है, भैया इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो ये दोनों को ही बेसिकली यहाँ पे स्टेप लेने पड़ेंगे। तो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हैव टू लोअर द एक्साइज ड्यूटी। किसके ऊपर, मतलब आपका जो क्रूड ऑयल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी होती है डीजल पेट्रोल के ऊपर, सरकार अगर उसको कम कर देगी तो ओवरऑल प्राइस कम हो जाएगा पेट्रोल डीजल का, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल, मतलब रेपो रेट, है ना। तो ये काम जो है वो आरबीआई का है। तो आरबीआई को भी जो है रेपो रेट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो वो भी आरबीआई यहाँ पे स्टेप ले सकती है। बस यही कुछ स्टेप बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लाइड मैंने आपके लिए डाल दी है, जिसमें बताया गया है कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कौन इन्फ्लेशन को मेज़र करता है इंडिया में। इंडिया में जो रिटेल इन्फ्लेशन होती है, मतलब जो सीपीआई होता है, उसको दो लोग काउंट करते हैं। एक तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में। पहले इसको काउंट कौन करता था, पहले इसको सीएसओ काउंट करता था, लेकिन अभी हम लोगों ने सीएसओ को और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया ना, एनएसओ बना दिया है। तो ये लोग काउंट करते हैं। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी काउंट करती है, जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनके लिए। तो ये दो डिपार्टमेंट होते हैं जो इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं। इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जब डिमांड बढ़ने लगती है, जब सप्लाई कम होने लगती है, डिमांड सप्लाई के बीच में गैप आ जाता है ना, एक्स्ट्रा जो सर्कुलेशन हो जाता है मार्केट में,
पैसे का तो डिमांड बढ़ने लगती है, वो सारी सारी चीज़ें। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जब सरकार जो है पैसे की दाम गिरा देती है, सैलरी बढ़ जाती है जब लोगों की, राइज इन वेजेस, है ना, ये कुछ कारण होते हैं जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये पूरा टॉपिक रहता है आपका यूपीएससी में अलग से, ठीक है, वो सारी सारी चीज़ें हैं। बाकी हमारे पास दो तरह की इन्फ्लेशन यहाँ पे भी है, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन को जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन बोलते हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल इन्फ्लेशन से जो है हम लोग फूड और फ्यूल, ये दो प्राइस माइनस कर देते हैं, तो बची हुई की इन्फ्लेशन को बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्योंकि फूड और फ्यूल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो फ्लक्चुएशन को जब हम लोगों ने हटा दिया तो हमारे पास बचा कोर। कोर का मतलब होता है स्टेबल, है ना, स्टेबल। तो स्टेबल इन्फ्लेशन बचती है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा स्लाइड आपने डाली है। उसके अलावा वी हैव सम एमसीक्यूज ऑल्सो, आप देख सकते हो 4 एमसीक्यू यहाँ पे हैं। तो हाई इन्फ्लेशन लेवल इन इकोनॉमी लीड्स टू डैश इन द मनी, तो यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अ गवर्नमेंट रिस्टोर्स टू डैश टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन, इसमें जो है 4 ऑप्शन है, आपने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज अपोजिट ऑफ द इन्फ्लेशन, ये आपने बताना है। द मेन कोज ऑफ द इन्फ्लेशन इन इंडिया आर, तो मेन कोज क्या है इन्फ्लेशन का, वो आपने बताना है। तो 4 एमसीक्यूज आपके पास हैं। तो बस आपने करना क्या है, स्क्रीनशॉट इसका लेना है, वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए और चारों को आंसर जो है आप मुझे बढ़िया से वहाँ पे बताइए डिटेल के साथ। और कल मैं जो है स्टूडेंट के नाम अनाउंस करूँगा जिन्होंने सबसे बढ़िया और डिटेल आंसर दिए हैं, तो उसके लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक होता है हमारा वो आता है कहाँ से, इसरो से। तो 2022 में इसरो ने पहला जो है लॉन्च कर दिया है, और ये देखिए ये जो सैटेलाइट है हमारा, इससे उसने लॉन्च किया है। और 3 सैटेलाइट बेसिकली हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, EOS-04, INS-2DT और इंस्पायर सैट। 3 सैटेलाइट को किया है, कहाँ से किया है, सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से इसको हमने लॉन्च किया है। तो देखिए ये हमारा लॉन्च व्हीकल है और इसके ऊपर जो है सैटेलाइट है, तो ये हमने लॉन्च किया है। तो तीनों सैटेलाइट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा जाने का तो ज़रूरत नहीं है इसका उसमें। तो देखिए जो EOS है ये एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, मतलब ये पिक्चर्स क्लिक करेगा। और पिक्चर किसकी क्लिक करेगा, जो वेदर कंडीशंस होती हैं, कहाँ पे क्लाउड है, कहाँ पे नहीं है, ड्राई कंडीशन है, वेट कंडीशन है, उसकी पिक्चर क्लिक करेगा, है ना। फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्लांटेशन, फ्लड मैपिंग वगैरह, सोइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, ये सारी की सारी पिक्चर क्लिक करके हमें इंफॉर्मेशन देगा, है ना। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा है INS-2DS, ये देखिए इंडिया और भूटान का एक जॉइंट सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि किसको असेस करेगा, लैंड को असेस करेगा और वाटर सरफेस टेम्परेचर को असेस करेगा, ताकि जो वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह होती हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह होता है, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है इसको यूज़ करने के बाद। उसके अलावा हमारे पास इंस्पायर सैट भी है, ये एक स्टूडेंट सैटेलाइट है, बेसिकली स्टूडेंट सैटेलाइट है, जो कि इंडिया का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने और जापान की भी एक दो यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने मिलके इसको बनाया है और इसको लॉन्च किया है बाय यूजिंग द इसरो सैटेलाइट, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारा आयनोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर कहाँ होता है हमारा, वो हमारे जो थर्मोस्फीयर के अंदर आयनोस्फीयर होता है ना, उसको स्टडी करेगा। और जो सन का कोरोना होता है उसकी हीटिंग प्रोसेस को समझेगा। सन का कोरोना तो आप समझ ही रहे हो ना, जैसे ही हमारा सन होता है तो इसके जो बाहर वाला जो एटमॉस्फेयर होता है जो कि हमें दिखाई देता है, इसे एक सन का कोरोना बोलते हैं, तो इसको भी थोड़ा स्टडी करेगा। तो ये 3 सैटेलाइट हम जो है लॉन्च कर रहे हैं। और ये लॉन्च कैसे किए जाते हैं, एक व्हीकल से लॉन्च किए जाते हैं, है ना। जैसे आप दिवाली में करते नहीं है, दिवाली में वो बोतल में आप जो है क्या करते हो, वो बोतल में जो है रॉकेट डालते हो, है ना, वो रॉकेट रॉकेट डालते हो और इसके अंदर आग लगाते हो। तो ये जो बोतल है ना, वो आपका लॉन्च व्हीकल है, बेसिकली लॉन्च व्हीकल है, और ये जो रॉकेट है वो आपका रॉकेट हो गया, है ना। तो ये लॉन्च व्हीकल, अब जितना बड़ा लॉन्च व्हीकल होगा सपो ऑफ कोर्स उतना ही बड़े सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, व्हीकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे जो इसरो है ना, इसके पास 2 तरह के व्हीकल होते हैं, एक होता है PSLV, एक होता है GSLV। तो मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक होता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है, बेसिकली ये एक 3rd जनरेशन का व्हीकल है, और ये जो GSLV है ये एक 4th जनरेशन का व्हीकल है। इसका मतलब ये है कि GSLV वो काफ़ी एडवांस है एज़ कम्पेयर टू PSLV। और GSLV की जो कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा लोड लेके जाने की होती है, तो कई हज़ार किलोग्राम का वेट जो है ये लेके जा सकता है। इन हमारा जो चंद्रयान 2 था बेसिकली वो GSLV के थ्रू ही लॉन्च किया गया था, और हमारे जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं वो हम लोग PSLV के थ्रू लॉन्च करते हैं। GSLV अभी हमने अभी रिसेंटली ही यूज़ करना शुरू किया है, उससे पहले तो हम लोग GSLV की जगह PSLV ही किया करते थे।
और PSLV इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसरो के लिए कि इसको जो है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है, और इसका सक्सेस रेट भी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ के सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं PSLV का यूज़ करके। तो बस ये थोड़ा थोड़ा आपको समझना चाहिए। इसके अंदर 4 स्टेज होती हैं, इसके अंदर 3 स्टेज होती हैं। थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में जानना है तो डेफिनेटली आप थोड़ा गूगल कर सकते हो, गूगल आपकी हमेशा हेल्प करेगा। PSLV और GSLV के बारे में कहीं ना कहीं बढ़िया कंटेंट को आपको मिल ही जाएगा। बाकी इस कंटेंट के लिए इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए कहता है ईरान के न्यूक्लियर डील के बारे में। बेसिकली ये बात बहुत पुरानी है। एक्चुअली 1970s में क्या था ना, USA और ईरान एकदम पक्के दोस्त हुआ करते थे, और उस समय USA ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना चाहता था, लेकिन वो बम बनाने के लिए नहीं, बेसिकली पीसफुल पर्पस के लिए देना चाहता था। बिजली बिजली बना सकता है, रिसर्च कर सकता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन 1979 में यू नो वेरी वेल कि ईरान में जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद दोनों के रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो कुछ समय के लिए ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो रुक गया था। लेकिन 1980s में ईरान ने अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू किया, और ईरान जो है तब से लगातार यूरेनियम को एनरिच करना चाहता है। देखिए एनरिच का मतलब आप समझते रहे हो ना, कि प्योर बनाना है, यूरेनियम को प्योर बनाना है। और यूरेनियम को प्योर बनाने का मतलब ये है कि जब आप यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा प्योर, मतलब 90% प्योर बना लेते हो ना, तो उससे आप न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हो। तो पूरी जो यूरो वेस्टर्न कंट्री है वो थोड़ा डर गई इस मामले में कि ऐसा ना हो कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले, जिसकी तहत जो है लगातार वेस्टर्न पावर्स ईरान के ऊपर दबाव बना रही हैं ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके। उसी उसी पूरा इस फील्ड में बहुत समय से डिस्कशंस हो रही हैं, और फाइनली वियना में 2015 में एक अग्रीमेंट हुआ था P5+1 कंट्री के बीच में। तो P5 कंट्री वो होती हैं कि इसमें जो 5 कंट्री होते हैं तो हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर होती हैं, और एक इसमें जर्मनी है, जर्मनी। तो बेसिकली 6 कंट्री के बीच में नेगोशिएशन हो रही थी, जिसे कहा जाता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान ने जो है ये अग्री किया था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू नहीं करेगा फर्दर। और वो यूरोपियन पावर्स ने इससे भी कुछ वादे किए थे कि आपके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है उसको हम लोग कम कर देंगे, रिसर्च के लिए आपको हम लोग यूरेनियम प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसी ऐसी कुछ जो है उसके अंदर चीज़ें थी। लेकिन बाद में मिस्टर ट्रंप ने जो है ईरान के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, और मिस्टर ट्रंप ने इस पूरी न्यूक्लियर डील से अपने आप को अलग कर लिया, और ईरान के ऊपर भरपूर सैंक्शंस लगाए। लेकिन अभी दोबारा से जब बाइडेन आए हैं तो बातचीत शुरू हो गई है। तो उसी मामले में जो है ये है, देखना रहेगा कि बातचीत जब शुरू हो गई है तो क्या इसका नतीजा निकलता है। लेकिन इंडिया यहाँ पे क्या कर सकता है, देखिए क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया और ईरान की ट्रेड भी काफ़ी सफ़र हो गई थी। चबाहर जो पोर्ट है या और जो पोर्ट्स वहाँ पे हैं, बंदर अब्बास है, उन उनको जो है ना तो हम लोग कंप्लीट कर पा रहे थे ना ही ट्रेड कर पा रहे थे। लेकिन जब अगर अभी नया अगर ये डील होती है, अमेरिका अगर सैंक्शंस को अपलिफ्ट करता है तो डेफिनेटली इंडिया का ट्रेड ईरान के साथ बढ़ेगा, और क्रूड ऑयल की सप्लाई हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, जिससे जो है हमारे रिश्ते तो अच्छे होंगे ही होंगे, और हमारी इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी। तो थोड़ा सा इंडिया का भी यहाँ पे एंगल बनता है। इतना ही था इसमें, बाकी तो कुछ खास इसमें है नहीं। अब बात करते हैं पाक बे फिशरी कन्फ्लिक्ट के बारे में, अ टेल ऑफ कंपीटिंग लिवलीहुड्स एंड डिप्लीटेड कैच। देखिए यहाँ पे जो है फिश कैच की बात कर रहा है, और डिप्लीशन का मतलब होता है कम होना। तो फिश कैच मतलब जो हम लोग पकड़ते हैं मछलियाँ, बेसिकली वो कम हो रही हैं। कंपीटिंग लिवलीहुड का मतलब ये है, लिवलीहुड तो आप समझते ही हो ना, रोजगार जिसको बोल सकते हैं एकदम हिंदी भाषा में रोजगार। तो कंपीटिंग तो रोजगार के लिए compete कर रहे हैं। कौन compete कर रहा है, एक साइड में जो है वो, एक साइड में जो है ये हमारा पाक स्टेट हो गया, एक साइड में श्रीलंकन फिशरमैन है, दूसरी साइड में जो है तमिल इंडियन फिशरमैन है। तो दोनों अपने लिवलीहुड के लिए compete कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है एक ही एरिया को शेयर करते हैं फिश पकड़ने के लिए। तो उसी पूरे मामले में जो है ये पूरा मामला बैठता है कि देखिए पूरा थोड़ा आपको समझा देता हूँ क्या है पूरा मामला। देखिए तो ये जो बीच में आपको रेड लाइन जो नज़र आ रही है, डॉटेड लाइन, ये है दोस्तों पाक स्टेट। पाक स्टेट, और स्टेट का मतलब आप समझते हो ना, जब दो बड़ी लैंड बाउंड्री के बीच में एक बहुत ही जो है नैरो एक वाटर जो बॉडी होती है उसको स्टेट बोलते हैं। बहुत सारी स्टेट हमारे पास है, स्वेज कनाल है वो भी एक स्टेट ही है, मलक्का स्टेट हमारे पास है ना, बहुत सारी स्टेट हमारे पास है। तो ये पाक स्टेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में बाउंड्री है। बेसिकली 1970s की बात है जब हम लोगों ने इस बाउंड्री को फिक्स किया था, और ये हमारी बेसिकली इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो इसके एक तरफ जो है यहाँ पे इंडियन फिशरमैन होते हैं, इसको मैं ब्लैक कलर का ले लेता हूँ क्योंकि रेड तो ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें। हाँ, तो इसमें एक तरफ जो है वो इंडियन फिशरमैन होते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो श्रीलंकन फिशरमैन होते हैं इस तरफ।
तो ये जो है पूरे का पूरा मामला यहाँ पे ये बनता है, वो थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी। तो थोड़े समय पहले पता क्या हुआ था, अब इंडियन फिशरमैन जो है ना वो श्रीलंकन वाटर के अंदर एंट्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो श्रीलंकन कोस्ट गार्ड हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और इस कार्रवाई में थोड़े समय पहले 4 तमिलियन जो है फिशरमैन मारे गए थे कार्रवाई में। अभी लास्ट वीक ये हुआ कि लास्ट वीक यहीं कहीं वाटर में बीच में कहीं जो है तमिल फिशरमैन और श्रीलंकन फिशरमैन के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें 2 तमिल फिशरमैन जो कि श्रीलंका में रहने वाले थे वो भी मारे गए, श्रीलंकन फिशरमैन बेसिकली। तो जिसकी वजह से श्रीलंका में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए तमिल फिशरमैन को लेके, इंडियन तमिल फिशरमैन को लेके, और ये मामला दोबारा से गरमरा गया। अब ये पूरा मामला क्या बनता है वो थोड़ा सा बस एक बार देख लेते हैं, और तो इस बाकी चीज़ें मोस्टली आपको पता ही हैं। तो इसमें पूरा हिस्ट्री का क्या है, देखिए हिस्ट्री कैसे रहता है कि हाउ टू शेयर द फिशिंग द नैरो पार्क स्टेट, नो अग्रीमेंट, ठीक है। तो इस नैरो पार्क स्टेट के बीच में बेसिकली हमने, देखिए सरकारों ने तो अग्रीमेंट कर लिया, इंडिया की सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने तो आपस में अग्रीमेंट कर लिया, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जो कि हिस्टोरिकली कल्चरली इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं, वो बेसिकली उस अग्रीमेंट को बहुत ज़्यादा पूरी तरह से फॉलो करते नहीं हैं। और पाक स्टेट जो है वो देखिए जस्ट नॉर्थ ऑफ द श्रीलंका, जाफना पेनिनसुला, जाफना कहाँ है ना, समझ रहे हो ना आप? ये देखिए ये रहा जाफना, ठीक है, जाफना, तो इसके बिल्कुल पास में से ही निकलता है। इट इज़ नोन टू बी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द रिच मरीन रिसोर्सेज, है ना, स्पेशली श्रिम्प। तो बहुत ज़्यादा श्रिम्प वगैरह यहाँ पे पाया जाता है, और दोनों साइड के फिशरमैन ही जो है श्रिम्प को पकड़ते हैं, उसको सेल्फ कंज्यूम भी करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिनसे उनका जो है फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होता है और उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। ये बाउंड्री 1970 में डिसाइड की थी, जैसे आपको बता दिया है, लेकिन इंडियन फिशरमैन ज़्यादातर यहाँ से जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। तो कॉज ऑफ कंसर्न क्या है? कॉज ऑफ कंसर्न देखिए ये है बॉटम ट्रॉलिंग, यही है पूरे मामले की जड़ में। ये देखिए दोस्तों, ये होती है बॉटम ट्रोलिंग। तो ये जो है इनको ट्रोलर बोलते हैं, बड़े बड़े ट्रोलर्स होते हैं, इसमें बहुत बड़ा इस तरह का जाल होता है, इस जाल को जो है ये लोग बॉटम पे फेंकते हैं और ये पूरे बॉटम को जो है साफ कर देता है, मतलब पूरा सफाया ही कर देता है। क्योंकि ये जो जाल होता है ना, जो नेट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बिल्कुल बॉटम से चलता है। तो भैया इसके अंदर जो कुछ भी होता है ना, ये सभी को कैरी कर लेता है। अब ये बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड फिश ही कैच नहीं होती हैं, इससे नुकसान भी होता है। जो मछलियाँ वगैरह अंडे देती हैं और ये जो यंग फिश होती हैं जो नीचे की तरफ रहती हैं, ये उनको भी पकड़ लेता है, तो अंडे वगैरह पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। अब जब ओशन बॉटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो फ्यूचर में आने वाली जो फिश ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पूरा नुकसान हो जाता है आपके मरीन लाइफ का। अब यही सारे मामले की यहाँ पे जड़ है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो इंडियन साइड वाले जो फिशरमैन हैं वो हैं काफ़ी रिच, रिच इन द सेंस कि उनके पास जो है बड़े बड़े ट्रोलर्स हैं। लेकिन जो श्रीलंका वाली साइड के जो फिशरमैन हैं उनके पास जो है वही पुरानी जो है छोटी बोट होती है। तो इंडियन फिशरमैनों ने क्या करते हैं, ये जो नेट आपको बताया है ना, तो इस तरफ से नेट लगाने की वजह से फ़िश कैच थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अभी भी श्रीलंका वाली साइड में जो है फ़िश कैच काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से जो इंडियन फिशरमैन है वो बहुत बार श्रीलंका वाली साइड में जो है बाउंड्री को क्रॉस कर लेते हैं, और जिसकी वजह से पूरा यहाँ पे हंगामा क्रिएट हो जाता है। तो ये जो है थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे हैं जो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हिस्टोरिकली बेसिकली बात यह है कि दोनों कंट्री के जो साइड के जो तमिल जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, अभी भी है स्ट्रॉन्ग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो फिशिंग की बात आती है तो अभी दोनों आपस में कम्पीट कर रहे हैं। तो लेकिन ये मामला जब इतना पुराना है तो ये सोल्व क्यों नहीं हो पाया? सवाल तो ये भी बनता है ना कि भैया सोल्व क्यों नहीं कर रही यहाँ की सरकारें? तो देखिए हर चीज़ सरकार के हाथ में भी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें ना लोगों के खुद के हाथ में भी होती हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन कॉस्ट जो है वो कन्फ्लिक्ट बढ़ता है ना, कभी उनके 2 फिशरमैन मारे जाते हैं, कभी हमारे 2 मारे जाते हैं, तो ह्यूमन कॉस्ट की वजह से कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इंडिया, देखिए इंडिया हैज़ अ श्रीलंका टू अडोप्ट अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच व्हेन इट डिटर्स इंडियन फिशरमैन। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो श्रीलंका के जो कोस्ट गार्ड होते हैं, नेवी कोस्ट गार्ड होते हैं, वो हमारे फिशरमैन को बेसिकली क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनको टॉर्चर भी किया जाता है। तो इंडिया ने जो है इसीलिए श्रीलंका के साथ हम लोग नाराज़ हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा है ना ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखिए, अरेस्ट करते हो तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि श्रीलंका वाले इंडियन फिशरमैन की जो ट्रोलर्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी जो बोट्स होती हैं, इनको भी सीज कर लेते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से इनको नुकसान होता है। तो ये मामला जो है फिर वो खिंचता ही चला जाता है।
उसके अलावा कहता है कि दोनों साइड से जो है बेसिकली जो मान लो किसी ने किसी के ऊपर अगर अटैक कर दिया, मान लो इंडियन फिशरमैन ने श्रीलंका वाले के ऊपर कर दिया, श्रीलंका वाले ने इंडिया के ऊपर कर दिया, जिसने भी किया, तो जो इसमें कल्प्रिट्स होते हैं बेसिकली प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं की जाती है उनके अगेंस्ट में, और वो छूट जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो दोबारा फिर से वही हरकत करते हैं, फिर तीसरी बार करते हैं, चौथी बार करते हैं। तो क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता, जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको सज़ा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मामला लगातार जो है वो खिंचता चला जाता है। ये थोड़ी सी यहाँ पे समस्या है। दूसरी बात, इंडिया की जो सरकार है उसने भी कई बार जो हमारे तमिल फिशरमैन हैं इनको अवेयरनेस करने की कोशिश की है, इनको सिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि भैया आप डीप सी फिशिंग करिए, आप जो है मतलब यहाँ पे फिशिंग मत कीजिए और कहीं जाके फिशिंग कर सकते हो। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं हैं, वो अभी भी यही फिशिंग करते हैं। तो ये कुछ कुछ समस्या है यहाँ पे जो दोनों की तरफ से जो है बढ़ रही है, और इसी वजह से जो है ये समस्या भी सुलझ नहीं रही है अभी भी। तमिल फिशरमैन बहुत बड़े बड़े ट्रोलर्स का यूज़ करते हैं और ये समस्या बनी हुई है, पता नहीं इसका सोल्यूशन कब निकलेगा, लेकिन लेट्स होप कि इसका सोल्यूशन जो है वो जल्दी ही निकल जाए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मेन एडिटोरियल की, और आज का जो मेन एडिटोरियल है वो किसके बारे में है? आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज के बारे में है। देख ले पूरा मामला क्या है। थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, सरकार ने जो है जो आईएएस कैडर रूल है 1954, इसके अंदर चेंजेस किए थे, है ना, रूल 6(1) के अंदर। और ये चेंजेस क्या थे? इस चेंजेस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिलेटरली मतलब अपनी मर्जी से वो किसी भी आईएएस ऑफिसर को जो है स्टेट की परमिशन के बिना और उस ऑफिसर की परमिशन के बिना भी सेंट्रल डेपुटेशन में लेके आ सकता है। देखिए होता क्या ना, जब एक आईएएस ऑफिसर कोई बनता है, सिलेक्शन उसका होता है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर होता है, तो वो उसका कोई एक स्टेट में उसका होम कैडर होता है, मतलब जहाँ पे वो कैडर को चूज़ करता है। तो मोस्टली वो पूरी लाइफ जो है उसी स्टेट के अंदर सर्व करता है, लेकिन कभी कभी अपनी सर्विस के दौरान उसको सेंट्रल डेपुटेशन भी जाना पड़ता है 2 साल 5 साल के लिए, तो जिसमें वो सेंटर को सर्व करता है पूरी तरह से। अब यही समस्या है। अब ऐसा हो गया कि सेंटर में जो है, जो सेंट्रल डेपुटेशन पे ऑफिसर जा रहे थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई, तो स्टेट को बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी स्टेट उनको सेंटर में नहीं भेज रहा था किसी कारण की वजह से। तो उसी लिए जो है इन रूल्स को चेंज किया गया। तो सरकार ने कहा कि भैया देखिए, हमें तो ऑफिसर चाहिए सेंटर में, तो स्टेट अगर हम उनको खुद अपनी मर्जी से नहीं भेजेगा तो हम लोग ज़बरदस्ती ले लेंगे, जिसकी वजह से ये रूल्स बनाए गए। तो यहाँ से जो है सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब अब बहुत सारे स्टेट ने, खासकर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन्होंने इसका अपोज किया, और स्टेट ने भी किया, लेकिन ये जो स्टेट इन्होंने थोड़ा ज़्यादा किया। जब इन्होंने सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा अटैक किया, सरकार को क्रिटिसाइज़ किया, तो सरकार ने मुझे सफाई दी। सरकार ने उस सफाई में कहा कि देखिए, मैं ये रूल इसीलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे ऑफिसर की शॉर्टेज है, खासकर मिड लेवल पे, मतलब जो जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं ना, उनकी उनकी मेरे पास कमी है। वो कमी क्यों है? क्योंकि स्टेट जो है ना अपने सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व को ओब्लिगेशन नहीं कर रहे थे। मतलब देखिए, हर स्टेट की एक ड्यूटी होती है कि इनको कुछ खास ऑफिसर, कुछ नंबर ऑफ ऑफिसर जो है ना हर साल सेंटर में डेपुटेशन के लिए भेजने पड़ते हैं, लेकिन स्टेट वो नहीं भेज रहे थे, जिसकी वजह से सेंटर में हो गई कमी। तो ये जो है सेंटर का आर्गुमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ दोस्तों ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये और भी क्या क्या सिर्फ यही कारण है या और कारण है शॉर्टेज होने का? तो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से बताया गया है कि भैया सिर्फ यही एक कारण नहीं है, और भी कई सारे कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं एक बार वो थोड़ा देख लेते हैं, व्हाट आर द कॉजेज। तो सबसे बड़ा कॉज तो यही है कि भैया आईएएस ऑफिसर की जो है पोस्ट ही हम लोग कम निकाल रहे हैं। 1991 में जब हम लोगों ने लिबरलाइजेशन किया था, एक अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था, उसके बाद हम लोगों ने एकदम से आईएएस ऑफिसर्स की संख्या को कम कर दिया। जहां पहले 150 से 200 आईएएस ऑफिसर को हम लोग रिक्रूट करते थे, आज वही संख्या घट के जो है वो 60-70 हो गई है ना। तो जब ऑफिसर को भैया रिक्रूटमेंट ही कम होगा तो कमी तो पड़ेगी ही, ऑब्वियसली बात है। एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या यहाँ पे है कैडर रिव्यू वाला सिस्टम है। कैडर रिव्यू देखिए, कैडर रिव्यू का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं स्टेट के अंदर जो जहाँ पे सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही बैठ सकता है, मतलब उसको ही आप अपॉइंट करते हो, तो किसी और ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकते। जनरली ऐसा होता है कि जो स्ट्रेटेजिक टाइप की पोस्ट होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स को दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है गड़बड़ है। गड़बड़ देखिए क्या है। जैसे कमिश्नर ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, कमिश्नर ऑफ आर्कियोलॉजी, कमिश्नर ऑफ म्यूजियम, इन सभी को जो हेड करता है ना वो आईएएस ऑफिसर करता है, जबकि ये स्ट्रेटेजिक पोस्ट नहीं है।
तो जिसकी वजह से बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ऐसे डिपार्टमेंट में घुस के बैठे हैं जहां पे एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट है नहीं। ये भी बहुत बड़ी समस्या, और ये समस्या तमिलनाडु में कुछ ज़्यादा ही है। तो जिसकी वजह से वहाँ के जो आईएएस ऑफिसर का जो कैडर होता है, जो उनकी संख्या होती है, वो ऐसे डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पे एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से यहाँ पे कमी है। दूसरी समस्या ये भी है कि अभी सरकार जो है वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करती। पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, तो जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उसके अलावा जो छोटे ऑफिसर होते हैं, छोटे मतलब जो जैसे स्टेट से कुछ ऑफिसर होते हैं या फिर सेंटर के ही कुछ ऑफिसर होते हैं, तो इनकी पहले क्या होता था, प्रमोशन होता था। तो प्रमोशन होकर ये जॉइंट सेक्रेटेरिएट या फिर ना डेप्यूटी सेक्रेटेरिएट की पोस्ट पे जाते थे। तो सरकार क्या करती है, इनकी प्रमोशन में डिले कर देती है, और जिस डिले की वजह से जो है वो पोस्ट खाली रह जाती है, और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ऑफिसर्स की कमी हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, आईएएस ऑफिसर अगर कोई बनता है ना, तो उसके लिए एक तरीका तो होता है यूपीएससी के थ्रू। उसके अलावा और भी तरीके होते हैं। जैसे अगर आपने स्टेट पीसीएस क्लियर कर दिया, स्टेट पीसीएस क्लियर करने के बाद भी जो है आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। यस, स्टेट पीसीएस क्लियर करने के बाद भी आप बन सकते हो। उसके अलावा अगर आप जूनियर ऑफिसर हो, तो जूनियर ऑफिसर की प्रमोशन होने के बाद भी वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है। अब समस्या ये है कि सरकार इनको, मतलब जो स्टेट पीसीएस क्लियर करके आते हैं या प्रमोशन से आते हैं, इनको पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। और सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उनको ही प्रेफरेंस देती है जो यूपीएससी क्लियर करके आते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स जो कि प्रमोशन होके आए हैं फिर स्टेट पीसीएस से हैं, लगभग 2500 के लगभग, वो बिल्कुल अंडर यूटिलाइज्ड हैं। भैया उनको यूज़ करिए ना, क्या दिक्कत है। तो जब सरकार भैया यूज़ करेगी ही नहीं तो शॉर्टेज तो होगा ही, है ना। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स भी हैं, वो तो आपको पता ही है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं बाबू, लोग जो है प्रमोशन और वो सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर भी बहुत ज़्यादा हैं। सुविधाएं मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं, वो सारी सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। रिपोर्ट वगैरह जाती है, वो सारी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो जाती है क्रिएट। उसके अलावा जो ऑफिसर्स होते हैं वो भैया वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है डेपुटेशन में जाने के लिए। देखिए, डेपुटेशन पे किसी ऑफिसर को तब भेजा जाता है जब उसको सर्विस करते हुए 9-10 साल हो गए हो, 15 साल हो गए हो, और ये वो समय होता है जब वो अपनी पोस्ट को एंजॉय करता है। देखिए, जब आईएएस ऑफिसर जूनियर होता है तो अपनी पोस्ट को इतना एंजॉय नहीं करता, लेकिन जब वो थोड़ा सीनियर हो जाता है ना, तब अपनी पोस्ट को एंजॉय करता है। तो भैया आप ये चीज़ को देखिए कि जब वो अपनी पोस्ट को एंजॉय कर रहा है तो उस केस में वो सेंट्रल डेपुटेशन में क्यों जाएगा। वहाँ पे जाके उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसको जो पर्क्स मिल रहे थे, जो पावर वो एंजॉय कर रहा था, उतनी नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से बहुत सारे आईएएस ऑफिसर जो है वो सेंट्रल डेपुटेशन में नहीं जाना चाहते। तो भैया जब वो सेंट्रल डेपुटेशन में जाएंगे ही नहीं तो डेफिनेटली ऑफिसर्स की कमी तो होगी ही, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, ऊपर वाली जो प्रॉब्लम है ना, उनके अंदर ही सॉल्यूशन है। पहली बात तो ये, तो यूजली क्या होना चाहिए, सरकार को हर साल जो है 200 के लगभग आईएएस ऑफिसर को जो है रिक्रूट करना चाहिए। अभी 2-4 साल करोगे तो कमी दूर हो जाएगी, है ना। ये बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो कैडर रिव्यू सिस्टम है ना, जैसे जो फालतू के डिपार्टमेंट के अंदर आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो नॉन स्ट्रेटेजिक पोस्ट हैं, उनको हटाइए, तो उनको प्रॉपर काम में लेके आइए। जो स्टेट पीसीएस वाले जो ऑफिसर हैं हमारे, जो आईएएस बनते हैं, इनको कम से कम 2 साल के लिए सेंट्रल डेपुटेशन में भेजिए, कमी पूरी अपने आप ही हो जाएगी। तो एक बार जब इनकी प्रमोशन हो जाती है तो इनकी मसूरी में ट्रेनिंग करवाइए, ट्रेनिंग के बाद आप इनको जो है सेंट्रल डेपुटेशन में भेज सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप उनको छूट दे सकते हो जिनकी एज जो है वो 50 साल से ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो थोड़े कम उम्र में जो है प्रमोट होते हैं स्टेट पीसीएस से आईएएस में, उनको तो डेफिनेटली आप ट्रेनिंग देने के बाद सेंट्रल डेपुटेशन में ले सकते हो ना। तो ये अंडर यूटिलाइज्ड है, आप इनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिए। ये जो है कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे बताए गए हैं। उसके अलावा जब आईएएस ऑफिसर चुना जाता है तो वहीं पे आप कंडीशन रख दीजिए कि आपको कम से कम 3 साल के लिए जो है सेंट्रल डेपुटेशन में जाना मैंडेटरी है। तो जब आप चीज़ें मैंडेटरी कर दोगे ना, तो वो अपने मन मर्जी नहीं कर सकते बेसिकली, तो उनको जाना ही पड़ेगा, है ना, जाना ही पड़ेगा। तो जो ऑफिसर 9 साल से लेकर 25 साल की अगर सर्विस का समय उनको हो गया है, तो ये एक आप कंडीशन रख दीजिए कि उनको कम से कम 2-3 साल के लिए सेंट्रल डेपुटेशन में जाना ही पड़ेगा। तो जिसकी वजह से उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जब ऑप्शन नहीं रहेगा तो सेंटर के पास जो है वो लगातार सप्लाई आती रहेगी, ठीक है। वो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा
और भी कुछ चीज़ें जैसे इन्होंने बता रखी हैं कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए चीफ सेक्रेटरी का सीएम वगैरह के साथ ना, प्राइम मिनिस्टर भी सीएम चीफ मिनिस्टर के साथ जो है वो मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। हमारा जो इंटर स्टेट काउंसिल है आर्टिकल 263 के अंदर यहाँ पे भी कुछ काम होना चाहिए इस चीज़ को लेके। तो ये है कुछ सोल्यूशन इन्होंने बताए हैं। देखिए 1947 में ऐसी ही समस्या क्रिएट हुई थी। 1947 में अ, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो 60% के लगभग जो हमारे आईएएस ऑफिसर थे वो जो है या तो पाकिस्तान चले गए थे या फिर वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो यूके चले गए थे। उस समय भी हमारे यहाँ पे कमी थी, लेकिन वो कमी कैसे दूर की गई? वो स्टेट से बातचीत करके की गई, है ना। स्टेट के ऊपर जो है वो अपनी मर्जी थोप के नहीं की गई। तो इस समय तो समस्या उतनी ज़्यादा है भी नहीं, थोड़ी सी समस्या है, तो हम मिलजुल के बैठ के जो है बात करिए और तब सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। एकदम आज से ज़बरदस्ती अब स्टेट के ऊपर अगर अपनी मर्जी थोपोगे तो भैया पहले ही हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आजकल धज्जियाँ उड़ी हुई है ना। तो सेंटर और स्टेट के बीच में बेसिकली और ज़्यादा क्लैश बढ़ेगा। तो समस्याएं आपके सामने हैं, सॉल्यूशन आपके सामने है जो आर्टिकल में बता रखा है, तो इसको फॉलो कीजिए, दिक्कत क्या है ना। तो जो सरकार ने फिलहाल जो स्टेप लिया है वो एक आर्बिट्रेरी स्टेप है जो कि स्टेट की अथॉरिटी को कम करता है। ये थोड़ा इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। चलिए, कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। द फाइट अगेंस्ट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कर सकते हो। लेकिन दोनों में से अगर आपको चूज़ करना है तो मैं कहूँगा आप इसको ही चूज़ कीजिए, क्योंकि ये इसके एग्जाम में चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं आने के। लेकिन आप इस आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, इंडिया जियो स्पेशल सेक्टर, इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। EWS जो नॉर्म्स हैं, मतलब जो काउंसिल के अंदर जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था ना पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, जहाँ पे इशू चल रहा था बहुत ज़्यादा, वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेके 8 लाख रुपए वाला, वो अभी भी सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो 2022 और 2023 की काउंसलिंग के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा। तो फिलहाल तो मामला यहीं पे फंसा हुआ है, फ्यूचर में देखना रहेगा इसके अंदर क्या चेंजेस होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह आएंगे तो डेफिनेटली उसको हम लोग आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। एमसीक्यूज आपके सामने हैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं इसको करेंगे। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में फिर से आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रखी है, 32 हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है 2022 के लिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ को जाए ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव, डिटेल्ड और इन डेप्थ इंक्लूडिंग करंट अफेयर एंड एनसीईआरटी, ये टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप पूरे टेस्ट लिखते हो तो कम से कम 3 से 4 बार आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम भी है हमारा, आप हमारे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम आपको 1-to-1 गाइडेंस भी देते हैं और ग्रुप गाइडेंस भी देते हैं। हर किसी बच्चे की समस्या अलग होती है तो हर किसी का समाधान भी अलग होता है, एक सॉल्यूशन सभी लोगों के लिए काम नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो है हम लोग 1-to-1 बात कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, इसको क्लिक कीजिए और जुड़िए हमारे साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ के अंदर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।